अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कल आपने नवाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने सेनेटर्स के साथ मरी में ख़िताब किया है। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। पुरानी बातें वो दोहरा रहे हैं, ऐसी बेमानी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास ना बयानिया बचा है, ना कहने को कोई बात बची है और ना उनके अल्फाज में कोई असर बचा है। और जो बातें वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ, फेक और सूडो सी बातें लगती हैं। नवाज शरीफ साहब ने कल क्या बातें की हैं? मसलन एक तो उन्होंने इमरान खान पूरी तकरीर इमरान खान मुखालिफ की है। अब इमरान खान की मुखालिफत नवाज शरीफ को ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि नहीं बिकने वाली। इस वक्त कौम एक साइड पर खड़ी है, नवाज शरीफ की मुखालिफत में खड़ी है। आप सोचिए ना कि वो नवाज शरीफ जो अपने दोनों हलके हार गए हों, नवाज शरीफ खुद हार गए हों और वो पार्टी के सबसे मकबूल लीडर हैं। आप सोचें कि नवाज शरीफ के बारे में पूरी नून लीग एक नुक्ते पर मुत्तफिक है कि नवाज शरीफ सबसे मकबूल लीडर हैं और वोट बैंक सिर्फ नवाज शरीफ का है। यानी आप तस्लीम करते हैं कि वोट बैंक नवाज शरीफ के अलावा किसी और का नहीं है, वोट बैंक सिर्फ नवाज शरीफ का है। और वो नवाज शरीफ जिसका वोट बैंक है वो अपने दोनों हर के हार जाए तो फिर पार्टी के पल्ले बचता क्या है? फिर वही बातें बचती हैं जो वो कर रहे हैं। इमरान खान तुम ये, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। ऐसा लगता है कि सिर्फ शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, पछतावे का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है इमरान खान ने, सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ कहने को है नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा था कि मेरा एसी उतरवाऊंगा। मेरा तो तुम्हारे एसी पर ध्यान भी नहीं गया। भाई कैसे ध्यान जाए, उसके पास एसी है ही नहीं। जब एसी होगा तो आपका ध्यान जाएगा ना, एसी तो है नहीं। इस तरह की छोटी छोटी बातें, यानी आप कौमी सतह के लीडर हैं, आपकी इस वक्त हुकूमत है, मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, आपके पास फार्मूला होना चाहिए कि मुल्क को बहरानों से निकालें, मगर कोई फार्मूला नहीं है, कोई बात कहने को नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है। आप छोड़ें आपके लेवल की बातें। ये नहीं है कि इमरान खान का ने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगा, बच्चों जैसी बातें। मुझे इसने कहा था कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगा और मुझे इसने ये किया था और मेरे मुखालफत की थी और मेरे खिलाफ बयान दिए थे। ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। भाई आप अगर कौमी सतह के लीडर हैं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आज आपकी फिर एक हुकूमत बन गई हुई है, आपका भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, मुल्क को बहरानों से निकालने का फार्मूला दें। इस वक्त कौम में बेयकीनी की कैफियत है, कौम मायूसी की तरफ जा रही है, कौम ऐसा लगता है कि उसके अंदर आस उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। एक ऐसी सूरत हाल इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कौम की बन गई है। इस वक्त लोग जो हैं वो क्रिकेट अगर मैच हार जाएँ तो इल्ज़ामात हुकूमतों को दे रहे हैं। तो हालात इस किस्म के हो गए हैं और आप जो हैं वो वही बातें करके कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है नवाज शरीफ के पास कुछ है नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी मैंने खिदमत की, ये खिदमत का बयानिया, और मेरे ज़माने में ये होता था और मुझे अगर हुकूमत करने दी जाती तो मैं ये कर देता, वो कर देता। पुरानी बातें दोहरा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। कहने को कुछ लगता है कि बचा रही है उनके पास, और ये बात उनको समझना चाहिए कि खिदमत का बयानिया नहीं बिका। 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को जो हुए उसमें आपका खिदमत का बयानिया नहीं बिका, लोगों ने नहीं ख़रीदा। इसका मतलब है खिदमत मौजू नहीं रहा इस वक्त कौम का। वो जो आप कहते हैं कि आपने बड़ी खिदमत की, वो कौम का मौजू नहीं है। कौम का मौजू हमीयत है, कौम का मौजू गैरत है, कौम का मौजू मैंडेट है, कौम का मौजू अपना मौक़िफ़ है, डिग्निटी है। कौम का ये मौजू है इस वक्त। कौम कहती है कि मैंने फ़ैसला दिया है, मेरे फ़ैसले का एहतराम होना चाहिए। कौम का ये मौजू है। कौम का मौजू ये नहीं है जो आप बातें कर रहे हैं कि मैंने सड़क बना दी थी और इसने सड़क नहीं बनाई, मैंने मेट्रो बना दी थी, इन्होंने जंगला बस कहा, फिर इन्होंने बनाई तो अरबों रुपए खा गए। हालांकि ये भी झूठ है, झूठा बयानिया कि अरबों रुपए खा गए। खैबर पख्तूनख्वा की मेट्रो को उन्होंने जो है वो खुद मुख्तार बनाया, और वो अलग मौजू है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन वो यही पुरानी बातें, जंगला बस और मेट्रो बस और ये बातें कर रहे हैं। ये मौजू अब बिकने वाले नहीं हैं। कौम के मौजूआत तब्दील हो चुके हैं। नवाज शरीफ इसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहे। आप देखिए नवाज शरीफ की इस वक्त कोशिश क्या है, पूरा उनका जो स्ट्रैटेजी है वो क्या बेस कर रही है। ये बड़ी अहम बात है, आप इसको ज़रा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नवाज शरीफ की पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त ये है, उनकी उम्मीद ये है, यानी एक तो वो फंसे हुए हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, क्या बयानिया होना चाहिए। एक तो वो इस बयानिया में फंसे हुए हैं, लेकिन इस बात पर वो कन्विंस्ड हैं कि पॉपुलैरिटी लेने के लिए उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लाना पड़ेगा। लेकिन वो कब लाएंगे? देखें, इस सिलसिले में नवाज शरीफ के जहन में, जो मैं उनको रीड करता हूँ, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के जहन में यह है कि पहले वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एलिमिनेट करे।
इमरान खान और उनकी पार्टी को एलिमिनेट करें, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से मिट जाएं, और जब इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी तो फिर नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू करेंगे और वहां में पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। नवाज शरीफ की पूरी स्ट्रैटेजी हमें यह समझ आती है, यानी पहले वो फौज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इमरान खान को एलिमिनेट कर दे, और उसके बाद अपने दांत तेज करके वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही निकल आएंगे। मेरा ख्याल है ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए कि जब मैदान खाली होगा और नवाज शरीफ तनहा रह जाएंगे इस मैदान में, तो फिर नवाज शरीफ किसी के काबू नहीं आएंगे। फिर नवाज शरीफ वही बयानियाँ अपनाएंगे जो वो हमेशा से अपना लेते हैं, और ये बात मेरा ख्याल है ऐसा हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के इल्म में ना हो, और कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान के वो नवाज शरीफ को खाली मैदान दे दें। तो बहरहाल नवाज शरीफ फिर भी ये स्ट्रैटेजी बनाए बैठे हैं कि वो ऐसे वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इमरान खान ज़ीरो हो जाएँ तब वो अपने दांत तेज़ करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाते हुए बाहर निकलें। ये पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त नवाज शरीफ की हमें ये समझ आती है। फिर उन्होंने कहा कि जी सस्ती बिजली दें, कौम ये बेचारी बड़ी मफलूकुल हाल है, गरीबों के लिए सस्ती बिजली दें। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि जिसने IPPs के शर्मनाक मुआहदे किए, और ऐसे मुआहदे किए जिसने कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर कौम को मुस्तकिल और मुसलसल कर्ज़ों में धकेला, और आज पाकिस्तान का जो इस वक्त सर्कुलर डेट है वो 5,500 अरब से बढ़ चुका है, और 5,500 अरब जो हैं वो बिजली और गैस का मिला के सर्कुलर डेट हो चुका है। आपने कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर जो IPPs को नवाजा है, कोई हिसाब तो करे कि किसने क्या माल बनाया है, किसने कितने पैसे खाए हैं और किसने क्यों नवाजा है। आज तमाम एनर्जी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तमाम माहिर मुआशियात कह रहे हैं कि पाकिस्तान और एनर्जी सेक्टर साथ साथ नहीं चल सकता। अगर एनर्जी सेक्टर इस शक्ल में बरकरार रहेगा तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं चल सकता, और पाकिस्तान है तो ये एनर्जी सेक्टर नहीं हो सकता, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। ये एनर्जी सेक्टर जो आज इस वक्त जिस शक्ल में मौजूद है, ये नवाज शरीफ की देन है, ये पीपल्स पार्टी की देन है, जिन्होंने जो IPPs के साथ मुआहदे करके, कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे करके और सॉवरेन गारंटीज देकर इस कौम को मुसलसल मकरूज़ किया। आज आप कह रहे हैं कि जी बिजली सस्ती करें, झूठे दावे और झूठे लारे कौम को लगा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि फ़ेक बातें हैं जो नवाज शरीफ ने की हैं, लोगों को लॉलीपॉप देने की बातें हैं जो नवाज शरीफ ने की हैं। फिर वो कहते हैं मैं IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, 3 प्रोग्राम तो ख़ुद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुए हैं, 3 प्रोग्राम, और वो कह रहे हैं कि मैं तो 3 मरतबा आप गए IMF के पास, और चौथी मरतबा तो ये जो अभी नून लीग की हुकूमत आई थी PDM की, आप कह रहे हैं कि मैं IMF वाला बंदा नहीं हूँ और मैं तो IMF के पास जाने वाला बंदा नहीं हूँ। आप ये नहीं झूठ बोल के, ये कौम अब वो नहीं रही मियाँ साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? 90s वाली कौम ये नहीं रही है। आप वही 1990 वाली बातें करके समझते हैं कि उस कौम को आप बेवकूफ़ बना लेंगे। ये पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। यहाँ पर लोग रोज़ाना 18 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, वोटर बनते हैं, वो आपकी मुखालिफ सफ़ में जाकर खड़े हो रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? आप नौजवानों को कायल नहीं कर पा रहे। आप झूठी परफॉर्मेंस से मरियम के को शाबाश देकर और शबाशिब को शाबाश देकर कौम को बहला नहीं सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए। मेरा ख्याल है पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने की ज़रूरत है नवाज शरीफ को। ये जो रूटीन की बातें हैं, 1990 की बातें हैं, ये अब मियाँ साहब से नहीं चलेंगी। इस वक्त और कौम का मसला ये नहीं रहा कि बिजली के ये जो सड़क बना दें, गलियाँ बना दें, नालियाँ बना दें। कौम इस वक्त कुछ और सोच के खड़ी है, वो करना पड़ेगा जो इस वक्त लोगों के जहनों में है। अच्छा जनाब, मैं 2-3 चीज़ें और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। एक तो जलसे हुए हैं स्वात में, PTI का बड़ा शानदार जलसा हुआ है। अली अमीन गंडापुर का खिताब बहुत ही मैं समझता हूँ कि सख्त किस्म का ख़िताब है, और वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता हुआ ख़िताब है, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो कुछ सोच रहे हैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक लावा है जो पक रहा है, अल्लाह करे कि ये ठंडा हो जाए और कोई ऐसा रास्ता पाकिस्तान में पैदा हो। अब आप देखें ना, कोयटा में, जहाँ पर बलूचिस्तान में पहले बड़े ग्रीवेंसेस हैं, बड़ी शिकायत हैं लोगों की, वहाँ पर बगावत के मुकदमे दर्ज हुए हैं। बगावत के कल कोयटा में जो एक जलसा किया गया उस पर हुआ है कि जी बग़ैर इजाज़त जलसा किया गया और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया गया। बगावत पर, यानी पुराना तरीका कब ख़त्म होगा कि आप बगावत के लोगों को बागी करार देंगे कि ये गद्दार है, ये बागी है। हम 70 साल से यही देखते आ रहे हैं
कि जो भी ताकतवर होता है वो अपने मुखालिफ को बागी करार दे देता है कि ये तो बागी है, ये तो गद्दार है, ये मुल्क का गद्दार है, ये गद्दार वतन है। ये हरबे आज तक अगर पाकिस्तान को का कोई फ़ायदा नहीं कर सके तो आज भी नहीं करेंगे। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में भी हालात ऐसे ही हैं और कोयटा में बगावत का मुकदमा PTI के रहनुमाओं पर दर्ज हुआ है और एक मरतबा फिर उनके ऊपर बागी होने का इल्ज़ाम धरा गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कासिम सूरी साहब, यानी मुझे कोयटा से याद आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक रवैया, अफसोस का इजहार किया कि कासिम सूरी साहब पेश नहीं हो रहे। देखें, बड़ा अफसोस हुआ सुप्रीम कोर्ट को। मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कासिम सूरी के अदालत में पेश ना होने पर तो अफसोस हो रहा है, लेकिन इस बात पर कोई अफसोस नहीं हो रहा कि जो पेश हुए उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। एक ही वक्त में एक बंदे पर 10-10 शहरों में मुकदमे दर्ज हैं। एक शहर से अगर उसका की ज़मानत होती है तो उसको दूसरी शहर की पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, वहाँ पर ज़मानत होती है तो गुजरांवाला भेज दिया जाता है, गुजरांवाला ज़मानत होती है फैसलाबाद भेज दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रहा, इस बात पर कोई अफसोस नहीं हो रहा। इस बात पर तो अफसोस हो रहा है कि कासिम सूरी पेश नहीं हो रहे, लेकिन इस बात पर अफसोस नहीं हो रहा कि जो पेश हो रहे हैं उनके लिए जब अदालतें ऑर्डर करती हैं कि इनको छोड़ दिया जाए और उनको नहीं छोड़ा जाता। अदालत कहती है कि जिनको घर छोड़ कर आएँ और रास्ते में पुलिस जो है वो दूसरी पुलिस के हवाले कर देती है। परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या होता रहा 10 महीने। अभी शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ है, एक मुकदमे में बरी हुए हैं, दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया है। यानी आप सोचेंगे 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद, बल्कि 10 महीने नहीं, 1 साल मुकम्मल हो गया 9 मई को, 1 साल के बाद शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। 1 साल के बाद, क्योंकि उनका साइफर का मुकदमे में बरियत हो रही थी। तो साइफर के मुकदमे में बरियत होने से पहले 9 मई के मुकदमा उन पर 1 साल के बाद दर्ज हो रहे हैं। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और शाह महमूद पर 1 साल के बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ रही है। अदालत को इस बात पर कोई अफसोस नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। तो अदालत को भी अपनी अपनी मर्जी का अफसोस होता है, अदालत को भी वही अफसोस होता है जो उसको सूट करता है। अब कासिम सूरी का अदालत में पेश ना होना, इसके मुहर्रिकात तो देखें आप। सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है कि कासिम सूरी को क्यों अदालत में वो पेश नहीं होना चाह रहे। कासिम सूरी को अदालत से पर एतमाद नहीं है या उन्हें यकीन नहीं है इस बात का कि उनको इंसाफ मिलेगा। जिसको यकीन होता है कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा वो उसको अदालत में पेश होने में क्या हार है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को जिन्होंने अदालतों का रुख किया, उन्होंने अदालत ने उनको ज़मानतें दी, अदालत ने उनको ज़मानतें दी और उनको फिर भी रिहा नहीं किया गया, तो फिर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को कोई अफसोस नहीं है। ये ज़हूर मिशवानी और मज़हर मिशवानी, जो अज़हर मिशवानी के भाई हैं, इन दोनों को जब रात गए घर से उठाकर ले जाया जाता है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपना ज़ाती उनके भाई का होगा तो होगा, लेकिन वो दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, और उस सिलसिले में उनको पहले उठाया गया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनको बेरोज़गारी काटना पड़ी छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्या अदालत को इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि वो किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं रियासत पाकिस्तान में रहते हुए? तो मेरा ख्याल है अदालत को इस बात पर भी अफसोस होना चाहिए, जहां उनको ये अफसोस है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कासिम सूरी यानी कासिम सूरी क्या कर रहे हैं, ये अफसोस है, तो बाकियों पर भी अफसोस होना चाहिए। आखिरी बात यह है कि जेल के कमरे पर मियाँ साहब ने भी कहा कि जी, मरीम नवाज़ भी कह रही है मैं तो जनाब एक छोटे से सेल में रहती थी और ये तो शाहाना कमरा है। यानी तस्वीरें सामने आने के बाद भी जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि ये 5 स्टार होटल लगता है। तो या तो कोई अकल का अंधा ये बात कर सकता है या आंखों का अंधा बात कर सकता है। जिसको ये कमरा दिखाई नहीं दे रहा उसको 5 स्टार, या उसने कभी 5 स्टार देखा नहीं है। वो तलाल चौधरी भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये 5 स्टार होटल का कमरा लगता है। ये 5 स्टार होटल है तो फिर 5 स्टार होटल क्या होता है? मैं हैरान हूँ कि ऐसी बात कोई शख्स, जी शऊर शख्स कैसे कर सकता है। और ये जो मरीम नवाज़ कंपेयर कर रही है ना कि मुझे तो चक्की में रखा गया था और मुझे डेथ सेल में रखा गया था, मुझे अडयाला में तो मैंने उनको कमरा देखा नहीं है, लेकिन मरीम नवाज़ का कमरा मैंने वो देखा है जहाँ पर वो नैब कस्टडी में रही हैं। वो मैंने खुद कमरा भी देखा है, और जब मरीम नवाज़ वहाँ पर मौजूद थी तो उनकी मौजूदगी की वीडियो मैंने खुद देखी है। वो वीडियो जो उस वक्त मुझे एक अफसर ने दिखाई थी अपने मोबाइल में, वो वीडियो मैंने देखी है जिसमें मरीम नवाज़ एक बहुत बड़े कमरे में, एक अच्छा खासा बड़े साइज़ का कमरा, हॉल साइज़ का, उसमें एक बेड डला हुआ है। उस बेड पर वाइट चादर और वाइट तकिए का गिलाफ खूबसूरत चादर बिछी हुई है, और उसमें जो वीडियो देखी है मैंने, उसमें मरीम नवाज़ के मोबाइल के सिग्नल्स वहाँ से पकड़े गए हैं जो किसी अहलकार ने उनको ला कर दिए थे, और मरीम नवाज़ छुपा कर वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी।
और जब पकड़ा गया, पता चला कि मरीम नवाज़ के पास यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं, उनके पास यहाँ पर मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो उनके कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन मोबाइल फ़ोन ना निकला। एक जगह की तलाशी सिर्फ लेना रह गई, मरीम नवाज़ के बेड की, और मरीम नवाज़ मोबाइल अपना तकिए के नीचे छुपाकर उसके ऊपर खुद बैठी हुई थी और अहलकारों पर चीखो पुकार कर रही थी कि निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्यों आए हो, ये क्या कर रहे हो, और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये सब बातें मरियम उनसे कर रही थी। फिर 2 लेडी कांस्टेबल्स ने आकर उनको कहा कि मैडम, आपके बेड की तलाशी लेना रह गई है, आप उठिए। मरियम नवाज़ ने उठने से इनकार किया। फिर खातून ने जब उनको पकड़कर हटाया और मरियम नवाज़ के नीचे से तकिया खींचा तो मोबाइल ज़मीन पर आ गिरा, और फिर वो मोबाइल, उसने कहा कि ये है मोबाइल, वहाँ पर हुआ तो मरियम नवाज़ का आखिरी जुमला जो उस वीडियो में मैंने सुना वो ये था कि हद हो गई वैसे। मरियम नवाज़ ने आगे से कहा हद हो गई वैसे, और फिर उस पर वो शर्मिंदा सी हुई कि उनके तकिए के नीचे से, जिसके ऊपर वो खुद बैठी हुई थी, उस तकिए के नीचे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। तो एक इस तरह की इन्होंने नैब में काटी जिसमें मोबाइल फ़ोन तक की सहूलत दस्तयाब थी मरियम नवाज़ साहबा को, और वो कंपेयर कर रही हैं कि नहीं जनाब, मुझे तो मौत की चक्की में रखा गया था। तो ये झूठ है, फ़रेब है जो वो आवाम को देने की कोशिश कर रही हैं और खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है, इस ख़ानदान के इतने झूठ हैं कि किताब लिखी जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।